जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए जीके और साइंस की बेहतरीन लाजवाब क्लास शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाती है। गाइस, ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी आपके जीके के क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी गाइस जीके एक आम विषय है, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, 25 सितंबर को शाम 7 बजे आप सभी के लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास आ रही है। गाइज, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो जो आपके लिए क्लास आने वाली है, अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो गाइज परीक्षा में साइंस के प्रश्न इससे बाहर एक भी आपके नहीं रहेंगे। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है साइंस का परीक्षा में, तो गाइज आप साइंस के प्रश्न को एग्जाम में ज़रूर फोड़ कर आओगे। ये गाइज मेरा आपसे दावा है। बस आप सभी मित्र 25 सितंबर को शाम 7 बजे इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और गाइज इसका स्क्रीनशॉट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइंस मैराथन 25 सितंबर शाम 7 बजे, परीक्षा में इससे बाहर एक भी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने मित्र तक शेयर कर दीजिए ताकि गाइस और भी मित्र को इसकी जानकारी मिल सके और वो भी क्लास को बेहतर ढंग से लाइव देख सके। और जय गाइस, आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हमारी टॉपिक कौन सी है। तो मित्र, हमारा गाइस यहाँ पर चल रहा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये आज हमारा गाइस जो टॉपिक है ये चल रहा है। और इसके पहले हमने गाइस आपकी 2 टॉपिक कंप्लीट कर ली है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, मैंने ये कंप्लीट किया है। और दूसरा मैंने कंप्लीट किया है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के गवर्नर। ठीक है, ये गाइज मैंने आपके कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो आपकी टॉपिक है मित्र वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ये गाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जितने भी कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा मैंने इसमें ले लिया है। और एक बात आपको और बता दें गाइज कि ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, आपका हर एक क्वेश्चन कोई यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो गाइज कोई क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, मतलब आपका गाइज हाई लेवल का क्वेश्चन है और इससे कठिन एग्जाम में कदापि नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या फिर श्रीनगर। और मित्र, हम जीके को कंप्लीट करने के बाद आपके साइंस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइंस में हमारी टॉपिक चल रही है मात्रक, और आज शायद मात्रक आपका खत्म भी हो जाए। तो बताइए, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर श्रीनगर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो गाइस, जो रणजीत सिंह है आप यहाँ पर देख लो, ये गाइस आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए। जैसे गाइस देख लीजिए, रणजीत सिंह जो है इनका जन्म 13 नवंबर सन 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की एक संधि हुई। इस संधि का जो तत्कालिक प्रभाव हुआ गाइस वो ये हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न जो है ये टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसे कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई और उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और गाइस 1834 में पेशावर को जीत लिया। तो ये प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि रणजीत सिंह ने पेशावर या कश्मीर को कब जीता। तो याद रखिएगा, कश्मीर को इन्होंने 1819 में, पेशावर को 1834 में और मुल्तान को 1818 में जीत करके उस पर अधिकार कर लिया था। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको बताया कि रणजीत सिंह जो हैं ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका ऑप्शन है। पीसीएस में ये भी आपका पूछा गया है प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला।
अब देखो गाइज, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी ये थी गाइज लाहौर। करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाहौर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो गाइज यहाँ पर आपकी, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? बताइए गाइस कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइस लाहौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है यह किससे प्राप्त किया था? मेरे प्यारे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका गाइज 41वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है और इस समय इसकी ज़्यादा चर्चा भी चल रही है कोहिनूर हीरा की। देखो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा जो रणजीत सिंह हैं इन्होंने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है शाह शुजा से। चाहो तो आप इसके एक्सप्लेन को देख लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हालांकि मैं आप पर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि गाइस ये टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ के साथ, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ये किसने कहा? ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्वालिटी स्पष्ट नहीं है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे गाइस ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यूपी UDLDA प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दैट मीन्स क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका दिलीप सिंह। हालांकि गाइज ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये दलीप नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आपका दिलीप, ठीक है। तो दिलीप सिंह यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला गाइज देखो, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ही ऑप्शन देखो गाइज, जो महाराजा दिलीप सिंह थे इनका जो गाइस निधन है ये हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में 23 अक्टूबर 1893 को। तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल प्रश्न वही है गाइस, आपके सामने थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे वो थे दिलीप सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस देख लीजिए, थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो HM इलियट हैं और जो रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी हैं, HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी ये जो है गाइस ये दोनों के दोनों इसके सदस्य नहीं थे। मतलब यहाँ पर आपका A एंड D होना चाहिए, जबकि सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये जो थे गाइस ये 3 की परिषद के सदस्य थे। लेकिन HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। A एंड D आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसके गाइस एक्सप्लेन को देख सकते हो। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता भी देता हूँ।
देखो गाइस, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया और इसे कहा जाता था 3 परिषद, ठीक है, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो गाइस ये इस परिषद यानी 3 परिषद के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न आपके सामने PCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि सन 1766 से 69 के बीच हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो प्रथम आंग्ल मैसूर है या एंग्लो मैसूर युद्ध है ये सन 1766 से 69 के बीच हुआ। कौन इसमें विजयी हुए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेन को देख लो, ठीक है। ये आपको गाइस PDF के रूप में मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करो। हालांकि 2 दिन से PDF आपको नहीं मिल पा रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, लेकिन अब आज गाइस, आज नहीं तो कल सुबह सुबह आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। जितनी क्लासेस आपकी हुई हैं टॉपिक वाइज वो सारी, और ये भी, ठीक है, चिंता ना करो। टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम जानते ही हो, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से जाकर के सर्च कर लेना, ज्वाइन हो जाना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? देखो गाइज, आपको क्वेश्चन कठिन लगे सरल लगे मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने आपके टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की है, तो जो भी आपके टॉपिक आते रहेंगे गाइज इतिहास में, मैं वो कंप्लीट करते हुए चलूँगा, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता न करो। और साइंस में भी आपका इसी प्रकार चलेगा, एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए गाइस, सन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो ये हैदर अली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला गाइस कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो की युद्ध में परास्त किया, हराया, वो कौन थे? माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर आइकर कूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका आंसर आप बताएंगे। 38 BPSC प्रीलिम्स 1992 का प्रश्न है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है गाइस कहाँ पर बनाई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट पेन डाउन ही अपने नोट्स में लिख सकते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो गाइस श्रीरंगपट्टनम में बनाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है गाइस कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? IAS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखो गाइस, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, प्रश्न ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, PCS में पूछा गया प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 में कहाँ हराया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पुल्लीलूर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ये आप गाइस इसके एक्सप्लेन को देख लो, ठीक है। और गाइस किसकी सेना थी तो याद रखिएगा हेक्टर मनरो की, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये किसके साथ की? अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये किसके साथ की? 42वें BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अब देखो मित्र, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। गाइज आपको क्लास अच्छी लगती है, गंदी, भली, बुरी, जो भी आप गाइस आपको लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि गाइस हमें आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है। मैं सोचता हूँ गाइस कि हम आपके लिए जितनी मदद करते हैं वो आपको कैसी लग रही है मुझे इस पर कुछ ना कुछ तो पता ही चले। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक भी कर देंगे, ठीक है। और वैसे तो आप गाइस लाइक कर देते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी गाइस ये
कहना पड़ता है। कुछ ऐसे मित्र हैं जो लाइक नहीं करते हैं, तो जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। ये गाइज आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेन ही आप देख लेना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा भैया, पीडीएफ मिल जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? भैया ये 1799 में मारे गए थे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। और जो गाइज ये मारे जो गए थे ये चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो ये 1799 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अब यहाँ पर आपको बताना है, अभी मैं इसका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। सही सुमेलित की बात कर रहा है, ठीक है। कौन एक सही सुमेलित है? देखो, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के बाद दिवंगत हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यानी दिवंगत हो गया। पीसीएस में पूछा गया है, देख लो। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है गाइस ये सन 1767 से 69 के बीच हुआ, और इस युद्ध के दौरान अंग्रेज के गवर्नर जो थे वो थे बेरलस्ट, ठीक है। युद्ध जो है ये 4 अप्रैल सन 1769 को मद्रास की संधि पर समाप्त हो गया था, ठीक है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये सन 1780 से 84 के बीच हुआ, और इस युद्ध के दौरान जो गाइस अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। यह युद्ध जो है सन 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है गाइस ये सन 1790 से 92 के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत, जो गाइस दूत का नाम था वो था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये उनका दूत था, इसको भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध जो है सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। और जो गाइस चौथा युद्ध है वो है सन 1799 में हुआ। इसके दौरान जगह जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेलेजली। 4 मई सन 1799 को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया, और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त पाई। टीपू के कुल सदस्यों को बेलोर में कैद कर दिया गया था। अब मेरे प्यारे भाई इसको आप याद रखिएगा, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई, तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। द्वितीय एंग्लो मैसूर के युद्ध के समय कौन सी संधि हुई, तो ये हुई थी मंगलौर की संधि। और तृतीय युद्ध जो गाइस हुआ इसमें कौन सी संधि समाप्त हुई, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है गाइस इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, ये युद्ध जो है। फिर आप देख लो चतुर्थ में गाइस, तो इसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये पूरा आप याद रखिएगा, मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया गाइस कि आपसे संधि पर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो वही प्रश्न आपसे पूछ भी लिया गया। अब बताओ, देखो गाइस सबसे पहले इलाहाबाद की जो संधि हुई है सन 1765 में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप देखो मेरे प्यारे भाई जो मंगलौर की संधि है ये कब हुई, तो ये सन 1784 में हुई, बिल्कुल सही है। फिर आप देखो मेरे प्यारे भाई जो सालबाई की संधि है सन 1782 में हुई। मद्रास की संधि जो है सन 1769 में हुई। दैट मीन्स 4, 2, 1, 3 यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वो कहाँ पर है, बताएंगे। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सरधना में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, जो सरधना है ना मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा ये मेरठ में पड़ता है, ठीक है, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कौन सा कथन सही नहीं है इसको आप देखिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखो, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, बिल्कुल गलत, यही आपका सही नहीं है। दूसरा देख लो, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तथ्यों को संस्कृत में अनुवाद करवाया, बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो गाइस राजस्व कृषि पद्धति प्राप्त करने का या गाइस प्रारंभ करने का श्रेय है ये मुर्शिद कुली खान को जाता है, यानी मुर्शिद कुली खान ने ये पद्धति शुरू की थी। अगला एक गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, भले ही आपको कठिन लग रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी गाइस जब आईएएस में पूछा गया है तो थोड़ा कठिन तो होगा ही, है ना। गाइस ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्या सही है, गलत। दूसरा देखो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, गलत, क्योंकि अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था ऐसा, है ना। ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही है। यानी केवल और केवल ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, केवल और केवल 3 वाला कथन जो है ये सही होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपका गाइज ये जो है ये थोड़ा कठिन टॉपिक था या कठिन चैप्टर था, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब कल आपका कंप्लीट होगा, वो होगा गवर्नर जनरल या वाइसराय। ये गाइस हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक जरूर कर देंगे। और आज के क्वेश्चन भले ही आपको कठिन लगे हों लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये मानकर चलो गाइस कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप फोड़ कर आओगे, ये समझ लो, ठीक है। अगर आप सभी क्लास को देख लेते हो, अब ये नहीं कि आपको कठिन क्वेश्चन जैसे ही लगे आप भागने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपके मात्रक जो है गाइस ये चल रहे हैं साइंस में, ठीक है। तो हम मात्रक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, फिर से एक बार आपको बता दें, ये मैंने हालांकि कल पढ़ा दिया है, फिर से आप एक बार देख लो। सुमेल करना है यहाँ पर गाइस, आपके सामने यहाँ पर जो आपकी इकाई है वो दी गई है, यहाँ पर राशियाँ दी गई हैं, मिलान करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला देखो गाइस जूल जो है ये किसकी इकाई है, तो जूल हो जाएगा आपका कार्य, एम्पियर हो जाएगी आपकी धारा, वाट हो जाएगा सामर्थ्य या शक्ति, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर, कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जूल कार्य यानी पहले होगा आपका 3 और फिर क्या होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 4 और फिर होगा 5। तो 3 1 2 4 5 यानी ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो कौन सही सुमेलित नहीं है, ये भी मैंने आपको शायद कल पढ़ा दिया था, फिर से एक बार देख लो। देखो गाइज ये सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। पहला देखो नाट जो है गाइज ये जहाज के चाल की माप है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील जो है ये नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम जो है गाइज प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को मापता है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष जो ये समय मापन की इकाई है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज प्रकाश वर्ष है ये समय मापन की नहीं बल्कि ये दूरी मापन की इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है आपका गलत हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अब आइए शुरू करते हैं, ये आज के प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, बीपीएससी में पूछा गया है एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है। अभी अभी आपने देखा है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, ओके। देखो एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है तरंग दैर्ध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेवलेंथ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991 में पूछा गया प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कितने वाट होते हैं, तो वो होते हैं 746 वाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट मात्रा को सूची सेकंड इकाई के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 है और आईएएस में पूछा गया है भैया, बताओ 33 नंबर क्वेश्चन है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसके लिए आप 5-6 सेकंड का समय भी ले लो और जल्दी जल्दी आंसर दो। अब देखो गाइस सबसे पहले उच्च वेग जो ये मैक के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही है। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है। दाब को हम पास्कल में मापते हैं, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ये भी सही है। मतलब डायरेक्ट आपका क्या होगा भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों में पूछा गया है। अगला देखो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, यानी जिस तरीके से ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है उसी प्रकार से पास्कल जो है यह किसका एसआई मात्रक है।
अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अगर जूल जो है ये ऊर्जा का है तो पास्कल जो है ये दाब या दबाव का हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। अगला देखो, एक माइक्रोन जो है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन जो है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होता है गाइस। ये जो एक माइक्रोन है ये 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होगा भैया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखो, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, बताओ। याद रखिएगा, एक माइक्रोन जो है गाइस ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखो गाइस, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं है बात करा, ठीक है, जरूरी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। सुमेलित नहीं है, देखो पहला देखो आप, पहला क्या है गाइस, डेसिबल जो ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील जो ये नौसंचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस जो ये ऊष्मा नहीं मेरे प्यारे भाई, ऊष्मा की ये नहीं है, ये ताप की इकाई है। ठीक है, सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका भैया, ऑप्शन डी जो ये गलत है ना। सही सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है गाइस। देखो जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए या गाइस 2-3 दिन से लगातार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके गाइस बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इससे कठिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पर कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल है। वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि वाट जो है गाइस ये सामर्थ्य, शक्ति, पावर, इसकी इकाई है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखो, अगला है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन देख लो, सेंटीग्रेड नहीं होगा, यही आपका नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगला आपके सामने क्या है मित्र, वो आप देख लो। सेंटीग्रेड भैया तापमान की है, जानते हो। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है भैया, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीपीएससी में। 1 किलोमीटर दूरी जो है गाइस 1000 मीटर के बराबर होती है, नहीं होती है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। अगला देखो, 1 पिकोग्राम जो है कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम बराबर 1 पिकोग्राम। राइट होगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, ये जो ग्राम है, पिकोग्राम या गाइस कहा जाए तो फेम्टोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ये सभी जो है गाइस ये द्रव्यमान मापने की एक लघु या छोटी इकाइयाँ होती हैं। 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम में 10⁻6 ग्राम, फेम्टोग्राम में 10⁻15 ग्राम, मिलीग्राम में 10⁻3 ग्राम और नैनोग्राम में 10⁻9 ग्राम होते हैं। ये पूरा का पूरा आप याद रखिएगा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। चाहें तो आप इसको पेन डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स में लिख लें। ठीक है, अगला देखो, पास्कल इकाई है। अब कहने का मतलब ये पास्कल जो है किसकी इकाई है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर दाब। ठीक है, और एक बात आप और याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको गाइज ये दाब की इकाई जो है ये मिलेगी मेरे प्यारे भाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि दाब की इकाई क्या। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया, वही प्रश्न आ भी गया। मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे भाई, कहीं कहीं आपको दाब की इकाई पास्कल मिलेगी, तो कहीं कहीं आपको गाइस इसका सीधा फार्मूला पूछा जाएगा। जैसा आप जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का सही मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो बटे में प्रति लग जाएगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दैट मीन्स न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने दाब का मात्रक है, बिल्कुल वही प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा घुमाया गया है। बताओ 44।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, ई होगा, क्योंकि गाइस उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? अभी अभी मैंने आपको बताया दाब का मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बल बटे क्षेत्रफल। बल होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, वो गलती से सी पर लग गया। ऑप्शन ई जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पारिस्थितिक दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है ये कितने बार के समतुल्य है या कितने बार के बराबर है, ये आपसे बताना है। इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये कितने बार के बराबर है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बार की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखो, 47 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, यानी गाइस यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आप सभी को इसकी ट्रिक भी बता रखी है, अगर आप जानते होंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो गाइस, बल वेग त्वरण जो है गाइस ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी सदिश राशियां हैं, दिशा परिमाण दोनों होते हैं। जबकि दाब जो है गाइस ये आपकी एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस, इसको देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 48 नंबर का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखो, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्या यह सही है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 48। फिर आप देखो गाइस, देखो विद्युत विभव जो है या एक आपकी अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आपके लिए 25 सितंबर को शाम 7 बजे साइंस की एक महामैराथन क्लास आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी गाइज। इसमें हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स को गाइस कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, लगभग गाइस 3, 4 या 5 घंटे की आपकी महामैराथन क्लास होगी। और ये गाइस, अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये भी आपको बता दें कि सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कठिनाई स्तर के प्रश्न होंगे, ताकि गाइज आप कोई भी एग्जाम दो और साइंस के क्वेश्चन आए तो आप उसको गाइज जरूर टिक करके आओ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी 25 सितंबर को शाम 7 बजे। सभी मित्र तैयार रहेंगे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अपने इस जज्बे को जरूर लिखिएगा कि बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं, जी जान शिद्दत लगा देंगे। ठीक है, अगला देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? राइट हो जाएगा आपका फर्मी मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप और याद रखिएगा, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो पहला देखो मेरे प्यारे भाई, क्यूसेक जो है ये क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। तो देखो गाइस, सबसे पहले ही जो क्यूसेक गाइस ये प्रवाह के दर को मापता है। बाइट जो है गाइस ये क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर। रिक्टर जो है गाइस ये भूकंप की तीव्रता। बार जो है ये हो जाएगा दाब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, बहाव यानी जल की प्रवाह की मात्रा यानी जल का बहाव क्यूसेक में मापते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीएस में ये भी आपका पूछा गया भैया। अगला देखो गाइस, आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इकाई है? वो वायुमंडल के ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका वो हो जाएगा गाइस डाप्सन। डाप्सन जो है गाइस ये ओजोन परत की मोटाई को मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और चलिए
अगला प्रश्न है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल वही प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है बस। और मैंने आपको गाइस कल ही बता दिया था कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे गाइस वो आपके 10 बार क्वेश्चन वही आए, लेकिन अगर उसके लैंग्वेज चेंज किए जाते हैं तो मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। और इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में कदापि नहीं आएंगे, याद रखिएगा। चाहे गाइस आप कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हो, या असिस्टेंट ऑपरेटर हो, या गाइस आपका हेड ऑपरेटर हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल है। डाप्सन जो है गाइस ये हो जाएगी आपकी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइस ये आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए, और कल हम आपके कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे भाई, जो आपके मात्रक में कहा जाता है मेरे प्यारे भाई यंत्र, यानी कि किसको मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, वो मैं कल कंप्लीट करूँगा। और जो आपका इतिहास में होगा वो होगा मेरे प्यारे भाई गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय, ये मैं कल कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन समय से मिला करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख लेना। और याद रखिएगा साइंस की मैराथन क्लास 25 सितंबर शाम 7 बजे, ठीक है। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत